स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के एक फॉर्मल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये इस तरह की रिटन रिपोर्ट्स होंगी जो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, परफॉर्मेंस को, लिक्विडिटी पोजीशन को, या आप ये कह लीजिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको क्वांटिटीज़ की टर्म्स में दिखाती हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी कंपनी की बिजनेस ट्रांजैक्शंस या उसमें होने वाले इवेंट्स की फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स को शो करती हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस कंपनी ने एक पर्टिकुलर टेन्योर में की, एक अकाउंटिंग ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में की हैं, और उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, कितने प्रॉफिट्स रहे, कितने लॉसेस रहे, बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी कंपनी का एक फॉर्मल रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करेंगी कि कंपनी की क्या पोजीशन है उस बिजनेस एंटरप्राइज की। एक समरी ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट करेंगे जिसमें बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करेगी एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, कैपिटल्स को, एंड जो इनकम स्टेटमेंट होगी वो रिजल्ट्स एंड ऑपरेशंस दिखाएगी एक सर्टेन टाइम पीरियड के। अब अगर बात की जाए कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या हम इंक्लूड करके चलते हैं, तो अगर आप बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, statement of profit and loss, cash flow statement for the year, a statement of changes in equity if applicable, और notes to accounts को include करके चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू फॉलो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ईयर, कि जो सभी कंपनीज हैं उनका एक ही अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए ताकि किसी तरह की कंपैरिजन की सुविधा अवेलेबल हो पाए, दैट इज एंडिंग 31st March. Hence, to align with the provisions of Income Tax Act and as per the section 2 subsection 41 of Companies Act, all companies must have a uniform financial year, that is from 1st April to 31st March every year. तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के समय को हम फाइनेंशियल ईयर मान के चल रहे हैं और हर कंपनी इसी को फॉलो करके चलेगी। अब बात करते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जितनी भी कंपनीज हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस हाउस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, तो अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये रूलिंग बना दी गई कि कोई भी कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ या ज़्यादा है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसी कंपनीज़ को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% ऐसी एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना पड़ेगा जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करेंगी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप समाज के उत्थान के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चे करेंगे, एंड नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज टू स्पेंड फॉर दीज थिंग्स। तो कैसे किया जाएगा ये सब? इसके लिए एक CSR कमेटी बना दी जाएगी जिसमें 3 डायरेक्टर्स रहेंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये कमेटी ही CSR पॉलिसी कंपनी की फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी कि कितना एक्सपेंडिचर का अमाउंट है जो हमें CSR एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना है। इसी तरह से ये कमेटी ये भी चेकआउट करेगी कि क्या कंपनी सच में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो उनकी पॉलिसी बनाई गई थी उसको मॉनिटर किया जाएगा कि क्या कंपनी उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही। और ये CSR एक्टिविटीज़ करने के लिए आप कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी बना सकते हैं या किसी ट्रस्ट के थ्रू भी ऐसा किया जा सकता है। क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएंगी CSR पॉलिसी में, तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आप कुछ भी कोई ऐसी स्कीम चलाते हैं, कुछ इस तरह का आप सोशल वर्क करते हैं जिसमें आप हंगर एंड पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी या विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी या मैटरनल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की कोई स्कीम है,
combating मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, कोई भी इस तरह की डिसीजेज हैं जिनको सोसाइटी से हटाने में, मुकाबला करने में आप काम कर रहे हैं. देन ensuring environmental sustainability, employment enhancing vocational skills, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स या पीएम रिलीफ फंड में या किसी और ऐसे फंड में जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब कंपनी इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होगी, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी, तो माना जाएगा कि कंपनी अपने CSR की ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही है. और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनमें से 2% स्पेंड करना है इस पे. अब कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं CSR रूल्स में, तो इन अमेंडमेंट्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है. पहले कोई भी कंपनी अगर अपना सर्टेन अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, अगर उसको स्पेंड नहीं करती थी तो उस अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता था और फिर नेक्स्ट ईयर में उस कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट को और न्यूली सैंक्शनड अमाउंट को दोनों को स्पेंड किया जाता था. लेकिन जो अभी CSR अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका जो अनस्पेंट अमाउंट है उसे आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फंड में डिपॉजिट कराना होगा. आपको डिपॉजिट करा देना होगा वो आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में. दिस अमाउंट मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र. जब आपने इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया है तो इसके 3 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल होना इसका ज़रूरी है. और जो न्यू गाइडलाइंस हैं, अगर इन कंडीशंस को, CSR की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाता, इन गाइडलाइंस को, तो उस केस में कंपनी की नॉन कंप्लायंस के बेसिस के ऊपर पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविज़न है. और जो पेनल्टी है वो 50,000 रुपये से लेके 25 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है एज पर द स्टेटस ऑफ द कंपनी और कितना उन्होंने रूल्स को कंप्लाई नहीं किया. और जो डिफ़ॉल्टिंग पर्सन्स होंगे कंपनी के, उनको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 years और फाइन अप टू ₹5 लाख और बोथ. तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से CSR रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके कि कंपनीज, बिजनेस हाउसेस अपने प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करें. तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. अब बात करते हैं डिविडेंड की. तो डिविडेंड क्या है? एज वी ऑल नो कि जब भी शेयर होल्डर्स कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि शेयर्स रेज करने के थ्रू हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो उनको एज रिवॉर्ड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न मिलती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. And the portion of divisible profits of the company which is allocated to shareholders is termed as dividend. कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट्स थे उन प्रॉफिट्स में से कुछ एप्रोप्रिएशंस करने के बाद कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को एज रिटर्न टू दियर इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है, तो उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं. आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कंटेन रूल्स रिलेटेड टू डिविडेंड, और डिविडेंड से रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उनका कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन कर दिया जाएगा. The directors of the company are empowered to fix and propose the dividend, and shareholders declare this dividend in annual general meeting. जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रपोज करेंगे कि कितना डिविडेंड दिया जाना है, और शेयर होल्डर्स कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में उसको फाइनलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे. लेकिन ये डायरेक्टर्स के रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो जब डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया हम उसको प्रपोज डिविडेंड कह देंगे. जब शेयर होल्डर्स उसको डिक्लेयर करेंगे तो उसको फाइनल डिविडेंड कह दिया जाएगा. इसके अलावा जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज मेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स और फ्रॉम द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो अगर हमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इस तरह से पैसा प्रोवाइड किया है जिसमें से हम डिविडेंड्स दे सकते हैं, तो उस मनी में से, नहीं तो कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट्स में से यूज़ किया जाएगा. डिविडेंड इज़ टू बी पेड इन कैश अनलेस, डिविडेंड की भुगतान हमको कैश में ही करना है. सिर्फ ऐसी कंडीशंस में कैश में देने की ज़रूरत नहीं है जहां इस पैसे को बोनस शेयर्स इशू करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया हो, या इट इज़ यूटिलाइज टुवर्ड्स एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स ऑन एनी शेयर, या शेयर होल्डर्स ने कोई पेमेंट्स ना की हो, कॉल्स की पेमेंट्स उनकी अनपेड हो, तो उन कॉल्स को मंगवाने की बजाय इस मनी को एडजस्ट किया जा सकता है. ओनली द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स इज इंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड. जो डिविडेंड मिलेगा सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलेगा. प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शुड बी कंप्लाइड विद.
डिविडेंड कैपिटल में से नहीं पे किया जाएगा, हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की दी हुई असिस्टेंस में से किया जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड्स इज फिक्स्ड एंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और जो प्रपोज डिविडेंड होगा, प्रपोज डिविडेंड हम किसे कह रहे हैं? जो डायरेक्टर्स ने कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। प्रपोज डिविडेंड इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शुड बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड। तो यहाँ जिक्र आया है इंटरिम डिविडेंड का। इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है जो कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जैसे 6 महीने के बाद आपने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर्स को ये तसल्ली देने के लिए कि कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर सम डिविडेंड फॉर देम, तो उनको अपनी फेवरेबल पोजीशन में लाने के लिए, अपनी गुडविल को इंक्रीज करने के लिए कंपनीज बहुत बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं। The portion of profits to be transferred to reserve before declaration of dividend for meeting the unforeseen emergencies या risk and to strengthen the financial position of the company। जो हम अपने divisible profits में से declaration of dividend करेंगे, उससे पहले profit में से कुछ appropriations कर ली जाएंगी। No dividend is paid on calls in advance and rate of dividend is applied to the paid up capital of the company। जब भी आपने dividend की calculations करनी है तो वो paid up capital के accordingly की जाएंगी। अब कुछ और terms जैसे liability क्या है, provision क्या है, reserve क्या है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम liability की बात करते हैं, कोई भी अमाउंट जो फ्यूचर में पेएबल है और उसकी हमें एग्जैक्ट फिगर मालूम है तो उसको हम liability कहेंगे। But if amount of liability is not certain, it will be a provision, such as provision for taxation। कंपनीज को कभी भी ये नहीं पता होगा कि कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना हमें टैक्स पे करना होगा, इसलिए कंपनी एक प्रोविजन बना लेती है और उसी प्रोविजन में से, उसी एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से टैक्स को पे किया जाता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो टैक्स के लिए सफिशिएंट होगा या एग्जैक्टली उतना ही आएगा, टैक्स पे करना होगा जितना आपने प्रोविजन बनाया, तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। और रिजर्व हम किसे कहेंगे? When it is made out of accumulated profits। accumulated profits मतलब अपने प्रॉफिट्स का संचय करते जाना, प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग अकाउंट में डालते जाना। एंड इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ या लॉसेस आ जाएं, उनको मीट करने के लिए रिजर्व्स बनाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लायबिलिटी में, प्रोविजन में और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। कुछ और इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, जैसे अनक्लेम्ड डिविडेंड। It is the dividend which is not collected by shareholders. It appears on credit side of trial balance and is shown in liability side of balance sheet। तो ये इस तरह का अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा जो किसी वजह से शेयर होल्डर्स को हम देना चाहते थे बट वो नहीं ले पाए, या तो इग्नोरेंस की वजह से या शेयर होल्डर का जब आपने डिविडेंड भेजा है तो शेयर होल्डर ने अपना एड्रेस चेंज हो गया उसका और वो हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए उसका डिविडेंड चेक स्किप हो जाता है। तो ऐसे को हम कहेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, हमने अभी जिक्र किया था इंटरिम डिविडेंड का, तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। आपके साल नहीं ख़त्म हुआ, आपकी टर्म अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा बेटर उनको फील कराने के लिए आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया विद इन अ ईयर ही। डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू पे द इंटरिम डिविडेंड इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड विदाउट द सैंक्शन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स जब भी चाहें, एक अंदाज़ा लगाते हुए कि हम कितना टोटल डिविडेंड देंगे, तो उसका कुछ हिस्सा इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके लिए शेयर होल्डर्स से सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिविडेंड पे किया है और बाद में कंपनी के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहते, तो ये माना जाएगा कि आपने कंपनी की वर्किंग कैपिटल को या कैपिटल को यूज़ कर लिया है डिविडेंड की पेमेंट के लिए, जो कि परमिजिबल नहीं है बाय लॉ। तो डायरेक्टर्स को ये ध्यान रखना होगा कि जितने प्रॉफिट्स उन्हें लगता है कि सर्टेनली होंगे ही होंगे, उनके अकॉर्डिंगली ही इंटरिम डिविडेंड दिया जाए, अदरवाइज दे विल हैव टू मेक गुड द अमाउंट।
अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स. Prior to 1997, dividend distribution tax was taxed in the hands of the shareholders. और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट ईयर से फिर से शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना होगा, लेकिन फिलहाल जो भी रूल्स चल रहे थे उसमें कॉरपोरेट्स दिए जाने वाले डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करती थी. However, with the amendments introduced in Finance Act in 1997, companies distributing dividends are required to pay tax on such dividends. This is called corporate dividend tax. तो क्या प्रोविजंस हैं इसके लिए? इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में सेपरेटली शो किया जाता है एंड अंडर द हेड प्रोविजंस ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. जो प्रेजेंट रेट है सीडीटी की, यहाँ एक रेट आपको मेंशन की जा रही है कि 15% है, एडिशनल सरचार्ज 12% लगेगा प्लस 3% एजुकेशन सेस, तो इफेक्टिव रेट इसकी 17.304% बन जाती है. इसमें इम्पॉर्टेंट टू नोट पॉइंट ये है कि ये अक्सर हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की तरफ से इसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है प्रोवाइड कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स एज पर नॉर्म्स, तो आपको करंट ईयर का रेट लगाना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी रेट सीडीटी का दे रखा है तो आप उसी रेट के ऊपर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स लगाएंगे जो आपको सवाल में दिया गया है. CDT is payable on equity as well as preference dividend. तो जितना भी टोटल डिविडेंड कंपनी पे कर रही है उस सारे के ऊपर इक्विटी पे या प्रेफरेंस पे दोनों डिविडेंड्स को क्लब करके इकट्ठा करके उसका सम अप निकाल के उसके बाद CDT प्रोवाइड किया जाता है. देन जब आपने डिविडेंड को डिक्लेयर किया तो CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड एक्स की पेमेंट भी उसके 14 दिन के अंदर अंदर हमें करनी है. अब ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है. आई होप आपने लर्न कर लिया होगा बैलेंस शीट को. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले शो की जा रही हैं और फिर अगले हिस्से में एसेट्स शो की जा रही हैं. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ताकि क्वेश्चंस में आपको आसानी हो सके. और बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट का ही पूछ लिया जाता है. सो यू हैव टू लर्न दिस बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा एज इट इज़. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो अगेन आपको इस फॉर्मेट को भी याद करना है पूरा एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे कि बनाया गया है. तो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट की बात आती है. तो इसमें भी जो दिया हुआ फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको लर्न करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट के भी फॉर्मेट को. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न. तो तीनों जो परफॉर्मर्स हैं आपके, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या P&L अकाउंट है, ये तीनों फॉर्मेट्स आपको एज इट इज़ याद करने हैं. अगर पेपर्स में पूछ लिए जाएं तो आप देंगे. जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट है, दिस अराइजेज जो डिस्पोजेबल प्रॉफिट है हमारा, दिस इज अराइजेज आफ्टर एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट टोटल अर्न किया, उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कैसे करना है, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे. और मेनली आप एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में रिजर्व्स के ट्रांसफर्स को और डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे. The directors may decide to retain a certain amount of profit to strengthen the financial position of company. तो जो ये प्रॉफिट हैं अलग अलग रिजर्व्स में कंपनी ट्रांसफ़र करेगी और इन सारी एप्रोप्रिएशंस को हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में दिखाते हैं. जब आप अपनी स्टेटमेंट को बनाते हो तो सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट उसमें जोड़ा जाएगा. अगर कोई ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स करने हैं तो वो सब ट्रांसफ़र्स किए जाएंगे. अगर कोई पिछले सालों से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स रह गई है उनको भी यहाँ कर दिया जाएगा. और जब आपने ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स करने तो जितने भी आपको क्वेश्चन में रिजर्व्स के ट्रांसफ़र की बात की जा रही है आप वो सब करेंगे. इसके बाद डिविडेंड्स को माइनस किया जाएगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को माइनस करेंगे और एंड में अगर कोई भी बैलेंस बचता है तो उसे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा. अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बताया गया है. तो जो अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के उनको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में.
जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का जो बैलेंस है दैट इज दे आर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी केप्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। और कैसे क्लोज करना है हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बैलेंस उसका शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट है उसको हम क्लोज नहीं करते, लेकिन इसके बैलेंस को नेक्स्ट ईयर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर बात की जाए प्रिपरेशन की, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हमेशा प्रिपेयर किया जाएगा, मैंडेटरी है प्रिपेयर करना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट तभी बनानी है हमने जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स करनी है, क्योंकि इसका मेन पर्पस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ही है। फिर बैलेंसेस की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट किया जाएगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशंस की जाएंगी, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अपनी बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने कुछ इलस्ट्रेशंस की बात कर लेते हैं। और बेसिकली ये इलस्ट्रेशंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सब में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट ही बनाने को कहा जाएगा। और इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट्स में जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस किया करंट ईयर का प्रॉफिट, अगर कोई P&L की एडजस्टमेंट रह गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट, तो उस एडजस्टमेंट्स का भी हम इफेक्ट दे देंगे इसमें। और फिर उसके बाद दी हुई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो भी हमें सवाल में कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एडजस्टमेंट्स करते हुए लास्ट में बैलेंस निकालेंगे, और उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमारी है, अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakh बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अमाउंटिंग टू 60,000 एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस क्वेश्चन की पहली ही लाइन में हमें ये मेंशन किया जा रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट 5 लाख हैं, लेकिन कंपनी 2 प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट्स करनी रह गई हैं। तो अभी जब हम बैलेंस निकालेंगे तो हम ये एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, और जो 2 एक्सपेंसेस हम नहीं माइनस कर पाए अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर लेंगे, और फिर जो बैलेंस बचेगा उसे यूज़ किया जाएगा। The previous year profit was 3,60,000. Company has 5,000 equity shares of ₹100 each and 4,006% preference shares of ₹100 each. Following appropriations were passed at annual general meeting to pay the dividend on preference shares. तो preference shares पे हमें dividend देना है, और कभी भी इसके साथ रेट नहीं दिया हुआ, क्योंकि जब हमारे preference shares का जिक्र आता है तो question में आपको जैसे यहाँ mentioned है 6% preference shares, it means we have to pay 6% dividend on preference shares. Interim dividend to equity shareholders at the rate of 5%, हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5% पे इंटरिम डिविडेंड देना है। देन टू प्रोवाइड फॉर टैक्स ₹70,000। अब ये जो टैक्स के लिए प्रोविजन आपको बनाना है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में बना लिया जाना चाहिए था। तो हम अपने प्रॉफिट को जब यूज़ करेंगे, पहले की 2 एडजस्टमेंट्स जो हम डेप्रिसिएशन की और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की रह गई थी, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स की, इन दोनों ही एप्रोप्रिएशंस को फाइनल अकाउंट्स के टाइम के ऊपर कर लिया जाएगा। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी प्रोवाइडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%, तो उनको फाइनल डिविडेंड 10% का देना है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की रेट्स दी गई हैं 15% प्लस सरचार्ज 5% प्लस एजुकेशन सेस 3%। तो P&L एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट हमें बनाने को कहा जा रहा है। लेट अस स्टार्ट। तो जब आप अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें हमने 3 ट्रांजैक्शंस पहले अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कर देनी है। कौन सी 3? जो रह गई थी करनी। 5 लाख का टोटल प्रॉफिट, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 60,000 की दे रखी है। फिर इस प्रॉफिट में से, क्योंकि जब आपने रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है तो इस प्रॉफिट में से इस एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाएगा, और फिर जो बैलेंस बचेगा आपके पास 5 लाख में से जब आप 60,000 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर आप अपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 44,000 की कैलकुलेट करेंगे। और एक हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात की गई थी, तो वो भी माइनस कर दिया जाएगा, और फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमारे पास आ जाएगा 3,26,000 का। अब नेक्स्ट हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो बैलेंस आया 3,60,000 का, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस दे रखा है उसे प्लस जो करंट ईयर का हमने कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। अभी माइनस करते हुए हमें एक तो इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करने को कहा गया है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोवाइड करने को कहा गया है और फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड करने को कहा गया है। तो हम सबसे पहले ये डिविडेंड की ही कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड दे दिया आपने 10% ऑन 5,50,000 रुपये। देन इंटरिम डिविडेंड 5% पे कर दिया आपने, 25,000 रुपये आ गई। देन प्रेफरेंस डिविडेंड जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें 6%, तो वो 6% आपने पे किया। इसके बाद आपको कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स अलग से पे कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, जो वर्किंग नोट्स में हमें दे रखा है। जितने हमने तीनों तरह के डिविडेंड्स निकाले, अगर हम उनका टोटल करते हैं दैट कम्स टू 99,000। तो इस 99,000 के ऊपर आप ये रेट्स कैलकुलेट करेंगे। और ये रेट्स कैलकुलेट करते हुए ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले 15% लगाया आपने, जो 15% का आंसर आया उस पर 5% लगाना है आपने। देन जो फिर आंसर आया दोनों को प्लस करते हुए 14,850 प्लस 743 दोनों को प्लस करोगे और फिर 3% आप लगाएंगे। और एंड में आपने अपने डेसिमल पॉइंट्स में अगर आ रहा है आंसर तो उसको आपने नियरेस्ट रूपी तक आपने राउंड ऑफ कर लिया है। तो अब इससे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो दोनों हमने सालों के प्रॉफिट्स को प्लस किया है, इसमें से ये 4 ट्रांजैक्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनको माइनस करने के बाद एंड में बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ली जाएगी और उसी बैलेंसिंग फिगर को हम अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। सेकेंड इलस्ट्रेशन हमें कहा जा रहा है Z लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 lakh फॉर द ईयर एंडेड 31st March आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो टैक्स और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जा चुके हैं, प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ₹4,000 वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दोनों दे रखे हैं। Capital of the company is divided into 3 lakh equity shares of 10 each. Appropriations as decided in the meeting of directors of the company are to pay ₹1 lakh as bonus to employees. अब ये जो बोनस टू एम्प्लॉयज़ की आपकी ट्रांजैक्शन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में की जानी चाहिए थी। तो हम अपने प्रॉफिट जो हमें दे रखा है उसमें से पहले ही एडजस्टमेंट कर देंगे इसकी। 10% डिविडेंड इज टू बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये 10% डिविडेंड हम दे देंगे कितने पे, जो हमारी 30 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है। टू ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर 1 lakh टू टैक्सेशन रिजर्व, टू ट्रांसफर 1 lakh फ्रॉम एग्जेम्प्ट प्रॉफिट रिजर्व टू P&L एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। तो ये हमने पिछली बार अपना कोई प्रोविज़न बनाया था जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस बैलेंस को हम ऐड अप कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एक आइटम आपको माइनस करनी है बोनस टू एम्प्लॉयज़ की और 1 लाख रुपए आपने प्लस करना है जो आपका एग्जेम्प्ट हुआ है किसी रिजर्व से। देन डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर ₹1 lakh टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड और उसके बाद CDT की रेट्स दी गई हैं। तो जब हम अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनानी शुरू करेंगे तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 4 लाख रुपए है। एक ही एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए इंटरनल कॉलम में कर ली गई है वो एडजस्टमेंट, जो 1 लाख रुपया माइनस करना है। फिर हमने ऐड कर दिया 1 लाख जो ट्रांसफ़र फ्रॉम एग्जेम्प्ट प्रॉफिट रिजर्व थी। इसके बाद डिविडेंड्स प्रोवाइड किए गए। तो डिविडेंड के बारे में कहा गया था कि 10% देना है आपने। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स का कोई सवाल नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। देन ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स कर दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में, टैक्सेशन रिजर्व में और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। और जो एंड में बैलेंस आएगा फिर डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड की कैलकुलेशन के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे अपना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जितना भी आ रहा है हमारा, उसको भी हम शो कर रहे हैं। इन सारे अमाउंट्स के बैलेंसेस को माइनस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस निकलेगा उसे हम शिफ्ट कर देंगे अपने बैलेंस शीट में। लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। For the year ended 31st March 2012, the balance of statement of profit and loss of X Limited before charging depreciation amounted to ₹2 lakh. Depreciation provided during their 40,000, तो ये P&L की transaction है. The paid up capital of the company consisted of 5,000 6% preference shares of 100 each and 60,000 equity shares of 10 each. तो दोनों तरह के shares हैं.
इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज 7.5%, तो इंटरिम डिविडेंड भी दे रखा है हमें. अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 35,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बताया गया है. द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस वर मेड टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे हम डिविडेंड दे देंगे. कितना देंगे? जो रेट मेंशन्ड है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 6% दिया जाएगा. फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% टू बी पेड टू इक्विटी होल्डर्स, तो 5% उनको दे दिया जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 26,000, तो ये अगेन हमें प्रॉफिट एंड लॉस में करना है. इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक बार आप अपने सवाल की स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ लें और मार्क कर लें कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करनी है. जैसे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए हमें एक पहले अमाउंट मिला था डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का, और अभी हमें मिल गया कि आपने टैक्स प्रोवाइड करना है. तो ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में की जाएंगी और फिर जो बैलेंस बचेगा उसे यूज़ किया जाएगा. CDT की रेट दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो हमें करंट रेट लगानी है, लेकिन फ़िलहाल हमें दे रखी है रेट तो हम उसी रेट को अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. पहले हमें शुरू में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का, तो 2 लाख में से हम दो एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन माइनस करने की और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,34,000. आप देख पा रहे हैं कि इस 1,34,000 के बैलेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में, और फिर जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है तो उसको प्लस किया, माइनस करते हुए इंटरिम डिविडेंड 7.5% दिया हमने. कितने पे? 6 लाख पे, क्योंकि 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हमें दे रखे हैं. देन फाइनल डिविडेंड पे किया हमने 5%. प्रेफरेंस डिविडेंड जो कहा गया था 6% वो पे किया, और एंड में तीनों डिविडेंड्स को आप प्लस करेंगे और उनके ऊपर CDT कैलकुलेट करेंगे. अब सीधा डायरेक्टली दे दिया 16.2225, तो आप डायरेक्टली निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर जो बैलेंस बचेगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अपने बैलेंस शीट में. Now let's move to illustration number 4. सेम पैटर्न के ऊपर हमारे क्वेश्चंस चलते जा रहे हैं. बेसिकली P&L की आइटम्स को पहले मार्क कर लेना है. उन P&L की आइटम्स को पहले आप प्रोवाइड कर देंगे. उसके बाद जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप ऐड करते हैं. फिर जितनी भी एप्रोप्रिएशंस करने को कहा जाता है आप वो एप्रोप्रिएशंस करते हैं, और फिर फाइनल जो बैलेंस आ रहा है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने बैलेंस शीट में. तो चलिए मूव करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में. इसमें एक थोड़ा नया पॉइंट कहा गया है, वेरी इजी. 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, तो इक्विटी कैपिटल बता रखी है 20 लाख रुपए की. इसी तरह 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 25 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताई गई है. करंट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट. The directors of the company decided to transfer 40,000 to general reserve and carry forward 50,000 to next year. तो हमें बताया गया है कि आपने 40,000 शिफ्ट करना है और 50,000 हमने आगे लेके ही जाना है. इसका मतलब इन दोनों चीज़ों के अलावा जितना बचा हुआ पैसा उसको डिविडेंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड 15% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स, तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे उनका प्रिस्क्राइब्ड रेट 10% पे डिविडेंड दे देना है, 15% इक्विटी को दे देना है. एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू आफ्टर पेइंग 15% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दे विल पार्टिसिपेट इक्वली इन प्रॉफिट्स. तो यही नया पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन में. इसका हमें ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, पहले फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में और इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमने इक्वली बांटना है. तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लिया, देन करंट ईयर के प्रॉफिट को लिया. अब इसमें कोई एडजस्टमेंट्स करने को नहीं कहीं गई थी तो हमने दोनों को प्लस कर लिया. उसके बाद हमने डिविडेंड्स देखने हैं. अब डिविडेंड्स कैसे दोगे आप? इक्विटी डिविडेंड 15% दिया, 3 लाख रुपए आ गए. देन प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट किया तो 2,50,000 आ गया. अब हम अपनी
वर्किंग नोट्स में एडजस्टमेंट्स करेंगे पहले। तो वर्किंग नोट्स में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों प्रॉफिट्स का टोटल किया ताकि हमें अवेलेबल अमाउंट मिल जाए, और इसमें से, इस टोटल अमाउंट अवेलेबल में से दोनों डिविडेंड्स माइनस करेंगे आप। दोनों डिविडेंड्स माइनस करने के साथ साथ, या वर्किंग नोट्स में एक मिस्टेक है, आप जब लेस करेंगे अमाउंट, सिर्फ 3 लाख और 2,50,000 के डिविडेंड्स को ही नहीं माइनस किया जाएगा, उसके साथ साथ आप 40,000 एंड 50,000 जो आपने नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है वो, प्लस 40,000, इनको भी माइनस करेंगे जो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है। तब हमारे पास बैलेंस आएगा 6,40,000 माइनस करने वाला, और सरप्लस बचेगा 4,10,000। इस 4,10,000 को हम प्रेफरेंस और इक्विटी में दोनों शेयर होल्डर्स में बराबर बराबर बांट देंगे। तो अभी आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमने इक्विटी डिविडेंड के साथ प्लस साथ में एडिशनल डिविडेंड भी लिखा है, ऐसे ही प्रेफरेंस में भी लिखा है, और लास्ट में ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व किया। तो बैलेंस शीट में जाने वाला प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमारे पास 50,000 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको 50,000 को कैरी फॉरवर्ड करना है। Let's move to illustration number 5. Fifth illustration में, again very simple question. During the year, the company earned the profit of 8 lakh and carried forward the balance of 2 lakh in P&L appropriation statement. Following appropriations were decided. Provision for tax. तो कहाँ जाना है इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम अपने P&L में से एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। ट्रांसफ़र 50,000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, तो ये एप्रोप्रिएशन करेंगे हम। 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 लाख, तो ये 10% डिविडेंड दे दिया जाएगा। देन 15% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये 15% दिया जाएगा। ट्रांसफ़र ₹50,000 टू जनरल रिजर्व, और फिर CDT की रेट्स दी गई हैं। तो नाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी ईजिली, क्योंकि कोई टिपिकल पॉइंट्स इसमें नहीं हैं। दोनों सालों के प्रॉफिट को हमने प्लस किया, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया उसमें से, और फिर उसके बाद इक्विटी डिविडेंड प्रोवाइड किया, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोवाइड किया, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को ट्रांसफ़र किया, और फिर दोनों डिविडेंड्स हैं उनको प्लस करके आप CDT कैलकुलेट कर लेंगे, एंड बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया बैलेंस शीट में। नाउ लेट्स प्रोसीड टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video. X Company Limited carried forward the balance of 50,000 in P&L appropriation statement from previous year, तो last year का profit है. During the year it made a profit of 3,50,000, तो ये current year का profit हो जाएगा. It was decided that following decisions should be carried out. Provision for tax 1,50,000, तो ये P&L की आइटम है। तो जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, पहले ही उसमें से 1,50,000 आप माइनस कर लोगे, और फिर बचे हुए बैलेंस को आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी की एडजस्टमेंट्स अगेन बहुत सिंपल हैं, जैसे पिछले इलस्ट्रेशन में थी कि आपने 20,000 डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में प्रोवाइड करना है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना है, 15% इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देना है आपको, 40,000 आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, और फिर CDT चार्ज करना है। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी ईजीली। आपने पहले 50,000 का प्रॉफिट लिया, फिर 3,50,000 में से 1,50,000 माइनस किया, और 2 लाख रुपया बच गया। इसके बाद इक्विटी डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में प्रोवाइड किया, और फिर जो आपके टोटल डिविडेंड्स थे 65,000, उनके ऊपर आपने रेट लगा के CDT कैलकुलेट कर लिया। ये सब माइनस करने के बाद हम बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिट ले गए। आई होप नाउ ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जितना टॉपिक हमने किया है उसमें शॉर्ट नोट्स के साथ साथ जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके लिए शॉर्ट नोट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग to learn in this chapter is formats. तीनों प्रोफॉर्मास, बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का। आई होप यू विल लर्न दीज फॉर्मेट्स वेरी क्लियरली, ताकि आप एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में से फॉर्मेट्स हैं, तो उनको अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। नाउ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू।